आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमने इकोनॉमी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की गई है। एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने पढ़ा है 2011 के सारे पीवाईक्यू जो हैं उन्हें देखे थे इकोनॉमी के। हमने उसमें स्कीम्स भी कवर की हैं और प्लस इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी कवर करे हैं, ठीक है, जो भी पीवाईक्यू बेस पर आए हैं। सेकेंडली बात, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिकल गैसिंग। मैं आप लोगों को ये कवर करवा रहा हूँ बड़े बेहतरीन तरीके से। और आपने मेरा जो इससे लास्ट वीडियो है जिसमें 2011 के कवर किए हैं, यदि वो बच्चों ने देख लिया है तो वो समझ जाएंगे। और प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि 2011 से स्टार्ट कीजिए और सीरीज वाइज हमारे लेक्चर को देखिए, ठीक है। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2012 के पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम में लेते हुए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। एक बात और, यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं 2012 का क्वेश्चन है। और तो हाँ, ध्यान रखना इकोनॉमी के 2012 में 10 क्वेश्चन आए थे विद स्कीम। यदि स्कीम ऐड किया जाए, स्कीम के 1-2 क्वेश्चन हटा दिया जाए तो 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 2012 में क्वेश्चन हुआ है कि हाउ डज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, पहले ध्यान से पढ़ो, कीवर्ड्स पकड़ो इसके। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में बात की गई है। सपोज दैट ये आपने नहीं पढ़ा है तो आप कैसे करोगे, ठीक है, इसमें हम वो भी देखेंगे। देखिए, सीट टू इंप्रूव लाइवलीहुड ऑप्शन ऑफ रूरल पुअर लोगों के लिए क्या इसमें ऑप्शन है, देखिए, है ना, बात की गई है कि क्या क्या बात हुई है इस मिशन में। तो वो स्टेटमेंट हमको दी गई है और हमको स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। बोला गया है बाय सेटिंग अप ए लार्ज नंबर न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री बिजनेस सेंटर इन रूरल एरियाज, ठीक है। हम यहाँ रुकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग स्किल्स डेवलपमेंट, चलिए हम यहाँ भी रुकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैं जो ये रुकने को बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें इस बारे में नहीं पता कि इस मिशन की क्या डिमांड है, लेकिन हमको ये क्वेश्चन करना है। क्योंकि आप सब जानते हैं भाई, हमारे पीरी में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन से आपको भाई जिसने अच्छी खासी मेहनत करके वो 30 क्वेश्चन डायरेक्टली कर लेगा, बट बचे 70 क्वेश्चन कोई यदि हम करें, क्योंकि हमको इस भाई कम से कम 90% टाइम तो लेना पड़ेगा ना। अगर हम 70 करें तो कैसे करोगे आप लोग? आप भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बोलोगे 50-50 पर करने पड़ेंगे हमको, है ना। तो वही गेम मैं आप लोगों को यहाँ सिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। नॉलेज सबके पास होती है, वहाँ पे जो जा रहा है सीरियस स्टूडेंट वो नॉलेज लेके जाएगा, 30 क्वेश्चन कर देगा, बट आगे क्वेश्चन बेसिक कॉमन सेंस पे भी होंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, थर्ड स्टेटमेंट बताते हैं। बाय सप्लाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, डीजल्स, पंपिंग सीड्स एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर। आपको ये कुछ लोचे नहीं लग रहा है इस स्टेटमेंट में कि भाई मतलब गवर्नमेंट आपको सीड्स भी दे रही है, फर्टिलाइजर भी दे रही है, डीजल्स भी दे रही है, जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक बड़े लेवल पे, बड़े प्राइस पर, है ना, एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट भी दे रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है फार्मर्स को। क्या आपको ये थोड़ा सा इलॉजिकल नहीं लग रहा है? आप खुद ही देखो ना, मान लो आप देखो, आप एक बात बताइए भाई, हमारा इंडिया में 75% जो है फार्मर्स लोग आज भी हैं, ठीक है, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कुछ ऐसे हैं जो छोटी जोत पर काम कर रहे हैं, मतलब जिनके पास स्मॉल लैंड्स हैं, ठीक है, और एक ऐसे जो बिगर लैंड्स वाले हैं, लेकिन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, काम चल रहा है। वो बात रहे है कि भाई डीजल्स भी आपको फ्री में दिया जा रहा है। आप एक बात बताइए, आप डीजल जो है भाई इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट की बात की गई है। भाई सीड्स भी देंगे हम आपको, ठीक है, कुछ सीड्स तो हम इंपोर्ट ही करते हैं, फर्टिलाइजर्स भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ, मेरे ख्याल से 1/3 क्वांटिटी में या 1/4 क्वांटिटी में। माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लाइक जैसे आपको ड्रिप सिंचाई करनी है तो उसको पाइप, मतलब उसमें पाइप मेथड होता है, ठीक है, जो लैंड के नीचे थोड़ा सा फसलों के बीच में उसमें बोया जाता है, फिर वो फुहारों की तरह से निकलता है पानी, जिससे पानी की वेस्टेज, वाटर वेस्टेज कम होती है, तो उसको ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। उसमें भी इक्विपमेंट लगते हैं, तो वो भी बोलने कि फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। तो आप एक बात बताऊँ, सब्सिडी से तो मान सकते हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दी, एक टाइप जब तो हम इसको बोलते थे, हाँ ठीक है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट पे क्या होगा अभी तो बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट पे ऐसा होगा कहीं ना कहीं आपको फिजिकल बर्डन मिलेगा, ठीक है, या फिजिकल डेफिसिट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा ना, समझ रहे हो। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी हमको क्या लग रही है, इसमें रॉन्ग लग रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात की गई है। और सेकंड पर 6 टू इंप्रूव लाइवलीहुड ऑप्शंस ऑफ रूरल पुअर के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट थर्ड क्या होगी, हम भाई मेरे हिसाब से तो ये गलत है, मैं इसको थर्ड को ये भी गलत करूँगा, ये भी गलत करूँगा, ठीक है। बट अब क्या है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, हमने बोला 50-50 का गेम आएगा, वो आपके सामने आ गया है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए, अब ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 एंड 2 को देखते हैं। By setting up a large number new manufacturing industries and agri business centers in rural areas, जितने भी रूरल एरियाज में हम उसमें न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, ठीक है। वो एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, हमारा रूरल एरिया है क्या, हमारा रूरल एरिया है, ठीक है। क्या रूरल एरिया में अब मुझे बता सकते हो कि वहाँ अच्छी सड़कें हैं? क्या वहाँ पे गाँवों में, क्या हमारे रूरल एरिया में आज भी क्या वहाँ 24/7 आवर बिजली रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है? क्या वहाँ अच्छी वाटर सप्लाई है आज भी? जब वहाँ ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी भाई, एक आप बताइए, आप एक इंडस्ट्री लगा रहे हो तो उसको क्या चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमारे रूरल में आज भी इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं है, तो वहाँ क्या आप ये मिशन वहाँ कामयाब होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी रूरल में अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छी सड़कें नहीं है, रोड्स नहीं है, हाईवे कनेक्शन अच्छा नहीं है। तो मान लो इंडस्ट्री हमने यहाँ लगा ली और हमने माल
प्रोडक्ट बनाया और उसको हमको अर्बन एरियाज़ में भी बेचना है या अदर कंट्री के अदर पार्ट में बेचना है, यदि सड़कें अच्छी नहीं होगी तो कैसे बेचोगे आप? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। से तो मेरे ख्याल से अब एक और बात पढ़ो, बाय सेटिंग अप द लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री बिजनेस सेंटर इन रूरल एरियाज। भाई देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रूरल एरियाज में तो नहीं लगेगी, क्योंकि भाई 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अच्छी रोड्स नहीं है, ठीक है, सप्लाई करने के लिए। सेकेंडली बात है, वाटर सिस्टम अच्छा नहीं है, भाई इतना वाटर नहीं है जो इंडस्ट्री को दे पाए। तो मतलब एक फैक्टर पकड़ लोगे ना तो स्टेटमेंट आपको गलत ही दिखेगी। मेरे हिसाब से स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देखिए, वन बी स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट, बाय स्ट्रेंथिंग, अब देखो भाई ये तो बची बी, क्या बचा? सेकंड स्टेटमेंट बची। सेकंड स्टेटमेंट किस में राइट आ रही है? बी में। तो ऑप्शन बी ही राइट है। क्या है? ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन बी क्या है आपका आंसर राइट है। मैंने बताया आपको लॉजिकल कैसे कैसे सोचना है, आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे वो एग्जाम में जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा पक्का, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहाँ है? सबसे ज़्यादा आपको वैसे रूरल एरिया में मिलते हैं, ठीक है। हम रूरल एरिया में तो देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। और एंड प्रोवाइडिंग स्किल्स डेवलपमेंट। तो मतलब कहने का ये, इस मिशन का हाँ ये हो सकता है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बनाना है, इसको क्या बनाना है? लाइवलीहुड मिशन बनाना है, ठीक है। तो ये फोकस किस पे करेगा जब लाइवलीहुड बनाना है? तो ये फोकस करेगा भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गांव में है उनको स्ट्रॉन्ग करना, एंड गांव के लोगों को, जो रूरल में रह रहे लोग हैं हाउस होल्ड से, उनको स्किल्स देना। क्योंकि स्किल्स कहाँ काम आएंगे आप बताइए? भाई देखो, हमने किसी को स्किल्स दिया तो वो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, वो अपने स्किल्स को एक्सेस करेगा, मतलब स्किल्स के द्वारा वो एक्सेस करेगा फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज को, ठीक है। किसको करेगा वो? भाई आप ही बताइए, जो रूरल हाउस होल्ड है वो एक्सेस क्या करेंगे यदि हमने उनको स्किल्स दे दी? तो आप कहोगे सर वो एक्सेस करेंगे फाइनेंशियल एंड अदर, एंड अदर रिसोर्सेज को, ठीक है। तो मतलब कहने का हाँ ये स्टेटमेंट हमको लग रहा है, हाँ ये ठीक है, क्योंकि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात की गई और इंप्रूव बोल रहे हैं, लाइवलीहुड ऑप्शन क्या होगा इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट, तो बी इज राइट। तो मैंने आपको बता दिया यही इसका और राइट आंसर भी यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला होगा कि द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की गई है, किसकी? MPI की बात की गई है, ठीक है। डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा इस इनिशिएटिव को डेवलप किया गया विद UNDP सपोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब वो बोले कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट किस किसको कवर करता है, ठीक है। देखिए वो बोल रहे हैं डिप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स एंड सर्विस एट हाउस होल्ड लेवल, ठीक है भाई। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात की गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कम से ऐसा तो है नहीं कि जो जिसकी जेब में पैसा नहीं है वही गरीब होगा, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं और अदर फैक्टर भी इन्वॉल्व होंगे, ये हम जान रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकेंडली पढ़ लेते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल पर। परचेसिंग पावर उसकी क्या है, ठीक है भाई? नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी परचेज खरीदने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो कितनी, उसके बेस पर गरीबी भी। तो भाई एक बात बताइए, ये पॉवर्टी इंडेक्स कहाँ से आ गया? इसको पॉवर्टी इंडेक्स में तो नहीं गिरेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि परचेसिंग पावर की बात की गई ना। परचेसिंग पावर तो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जिसने अच्छे से मैं पहले बोलूँ, मैंने आप लोगों को प्ले लिस्ट दी हुई है इकोनॉमी की, ठीक है, जाके देखिए उसको, उसमें मैंने सारी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, वहाँ पे MPI भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए, तो परचेसिंग पावर ऑफ पॉवर्टी ये तो नहीं होगा, ठीक है। दो गलत हो गया, दो गलत हो गया। अपने पास ऑप्शन सी, ऑप्शन ए बचा है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिसिट एंड GDP ग्रोथ रेट एट ए नेशनल लेवल, ये तो फिर नेशनल लेवल पे बात आ गई है, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये कंट्री की ग्रोथ को दिखा रहे हैं, एक्सटेंट बजट डेफिसिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये भी गलत हो गई। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत है, तो बचा 1, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ MPI होता क्या है, आप लोग देखिए। ये राइट है, ये राइट है भाई। देखो सिंपल सी बात है, आपने NCERT पढ़ी होंगी, है ना, 9 to 10 की NCERT पढ़ी होंगी अच्छे से, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। देखिए अब एक बात बताइए मुझे, पॉवर्टी क्या है? NCERT में पॉवर्टी को क्या बताया गया है? पॉवर्टी को बताया गया मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। उस मल्टी डायमेंशनल में क्या क्या था? इसमें आता एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया, बेसिक फैसिलिटीज़, ठीक है। बेसिक फैसिलिटीज़ होगी लाइफ को जीने के लिए, लाइक मतलब बोलते हैं ना, आपका हाउस जो बेसिक है वो होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये सब रहने के लिए घर हो, अच्छा पानी हो पीने के लिए, वो सब जो है ये इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। चलिए, तो वही बात कह रहा था कि विच ये जो MPI है वो क्या स्टेटमेंट कवर कर रहा है? तो वह सीधी सी बात है, डिप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स एंड सर्विस एट हाउस होल्ड लेवल पर जो सर्विस चाहिए वो सब कवर करता है MPI, ठीक है। अब आप ये बताइए, परचेसिंग पावर पॉवर्टी नेशनल, मैंने बता दिया भाई, ये तो आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि भाई हम कंट्री लेवल पर क्या दिखा रहे हैं, कंट्री में लेवल पर, ठीक है। ये तो इनकम, ये आपका मान के चलो कि ये इनकम बेस है, ये इनकम बेस दिखा रहा है कि भाई आपकी इनकम कितनी होगी तो आप कितना खरीद पाओगे। परचेसिंग पावर भाई आपके मान लो 10 रुपये आपकी इनकम है, तो आप 10 रुपये तक के तो सामान खरीद पाओगे ना, समझ रहे हो? तो ये कहना कि रॉन्ग है स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकम की बात की गई है बस, और कुछ नहीं। तो परचेज पावर में तो सिर्फ इनकम की बात हो रही है ना, जितनी इनकम होगी उतनी आपकी परचेसिंग पावर होगी, तो इससे तो पॉवर्टी का नहीं पैमाना होता सही से, तो ये गलत हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में आपने सीधी सी GDP ग्रोथ की बात कर दी है भाई। GDP ग्रोथ मतलब ये तो GDP ग्रोथ क्या है? ये तो मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट हो गया ना, इसका मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट हो गया, सिंपल सी बात है। जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है, जिसमें मैंने 2011 के PYQ करवाया, मैंने वहाँ बताया है कि मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, मैंने वहाँ से पढ़ाया है, ठीक है। चलिए
तो वो भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे आइए आगे बढ़। एक बात और ध्यान रखिए, आप लोगों को मैं यहाँ कहाँ पे समझाऊँ, जस्ट वेट। मैं ये ना एक पेज ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए, अब मैं आप लोग क्या बता रहा हूँ, आप लोगों ने NCERT की 10th क्लास की इकोनॉमी पढ़ी हुई, ठीक है। मैं इतना आप लोगों से मतलब इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है भाई। आफ्टर ऑल UPSC वाले बच्चे हो, NCERT की वैल्यू जानते होंगे, NCERT वैल्यूज़ कितनी होती है, ठीक है। अब एक बात बताइए, उसमें एक इकोनॉमी ग्रोथ वाला एक टॉपिक है, उस पर क्या लिखा हुआ है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें बताया गया है कि जो इकोनॉमी ग्रोथ डज नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर रिडक्शन इन पॉवर्टी, ठीक है भाई। इकोनॉमी ग्रोथ ना, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ भले ही कितनी है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इंश्योर नहीं कर सकती कि वो जो गरीबी है उसको घटा दे, पॉवर्टी को घटा दे, ठीक है। कैसे, आप एग्जांपल लीजिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया, ठीक है, इंडिया इस टाइम GDP के अकॉर्डिंग 5th नंबर पर है, 5th नंबर की कंट्री है, सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। बट आप एक बात बताइए, इंडियन जो है अर्बन स्लम्स भी तो है इंडिया में, इंडिया में अर्बन स्लम्स भी तो एक्सिस्ट करते हैं ना, जो झोपड़ में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी जिसको बोलते हैं, स्लम्स बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हो मुंबई है ना, ज़्यादातर रेमिटेंस भी अच्छा आ रहा है, FDI भी आ रहा है मुंबई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, FPI भी हो रहा है, अच्छी GDP भी है मुंबई की, एक स्टेट वाइज देखें, ठीक है। बट यहाँ पर मुंबई में धारावाही नाम से एक बस्ती भी तो है ना, जिसको अर्बन स्लम्स बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्बन स्लम्स। तो क्या यहाँ गरीबी नहीं है? एक बात बताओ, मुंबई की अपनी GDP बहुत अच्छी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा है, पोर्ट भी यहाँ काफ़ी अच्छा डेवलप भी है, लेकिन वहीं एक साइड मुंबई का दूसरा चेहरा है धारावाही जैसी बस्तियाँ, जो अर्बन स्लम्स है, ठीक है। और मुंबई किसका भाग है? इंडिया का। और इंडिया GDP में किस नंबर पे है? 5th नंबर पे है। सोच के देखो, 5th नंबर पे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि ये बात क्लियर हो गई, जहाँ GDP है जरूरी नहीं कि वहाँ पे पॉवर्टी भी अच्छी हो, समझ रहे हो। जहाँ GDP हाई है जरूरी नहीं वहाँ भी पॉवर्टी में गिरावट हो, तो इस बात का ध्यान रखना। ये बात समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बोला गया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बता दिया है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद, ठीक है। और द सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा? ऑर्डर पूछा है करेक्ट, ठीक है। जस्ट वेट, इसको मैं ना एडजस्ट कर लूँगा बाद में, पेज को आप लोगों को नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट, ये पेज इधर का ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ, जस्ट वेट। चलिए जी, देखिए क्या बोला है कि हमें कंसीडर करना है फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेज डेमोग्राफी ट्रांजिशन एसोसिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब ऑर्डर में लगाना है, ऑर्डर द अबाव स्टेज यूजिंग द कोड गिवन, ये कोड दिए हुए हमें नीचे ABCD, इस कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या बोला गया? लो बर्थ रेट विद लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट विद हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट विद लो डेथ रेट। क्या बोला? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएट करना है, जो ट्रांजिशन हो रहा है डेमोग्राफिक रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो इन तीनों वैल्यू को रखना है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको एक बात बताइए, आपके पास 3 कंट्री, ये एक कंट्री है, ठीक है। पहली ये थी क्या? ये अनडेवलप्ड थी, क्या ये कंट्री जो है वो क्या है? अनडेवलप्ड है, ठीक है। ये क्या कंट्री है? ये डेवलपिंग कंट्री है, लाइक इंडिया जैसी। एंड ये क्या है? ये डेवलप्ड है, ये USA जैसी है, ये डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। ये बात 3 समझ गए, अनडेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री। एक बात बताइए, जो अनडेवलप्ड कंट्री है, आप ये तो जानते होंगे ना कि जब अनडेवलप्ड है तो अच्छी क्या नहीं होगी वहाँ पे, अच्छा क्या क्या वहाँ हाई हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट दिखा रहा है? ये दिखा रहा है स्टेटमेंट नंबर 2, ये वाली, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट का रीज़न क्या है? कोई बताएगा मुझे, जरा सोचें। देखिए इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है भाई, जब ये अनडेवलपिंग कंट्री है तो सिंपल सी बात है, इसका हेल्थ जो सेक्टर है वो भी अच्छा नहीं होगा, ये एग्रो बेस इकोनॉमी होगी, ये भी बात सही है, क्योंकि सिंपल है ना भाई, इंडस्ट्री तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे, एग्रो बेस इकोनॉमी होगी क्योंकि अनडेवलप कंट्री है, ठीक है। हेल्थ अच्छा नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी यहाँ पर अच्छे लेवल की, भाई एजुकेशन होती है तो सिंपल सी बात है हेल्थ भी अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छे लेवल का नहीं है, डिसीजेज होगी, बीमारियाँ होंगी, ठीक है। तो मतलब ये सब फैक्टर क्या दिखा रहे हैं कि भाई आपके क्षमता हाई बर्थ रेट तो है, लेकिन उतना ही हाई डेथ रेट है, क्योंकि जो बच्चा बीमार हो रहा है उसको तुरंत हेल्थ अच्छी नहीं मिल रही है, फूड अच्छा नहीं है, जब खाना अच्छा नहीं है, डिसीज है, सेंटी साफ सफाई नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा? ये अनडेवलप कंट्री है, इसलिए सब इसको रीज़न झेलने पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं डेवलपिंग की, और जो डेवलपिंग कंट्री है, जो ये 2nd नंबर की कंट्री है हमारी डेवलपिंग वाली, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। जब डेवलपिंग होगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या होगा? यहाँ हाई बर्थ रेट तो होगा, बट यहाँ क्या होगा? लो डेथ रेट होगा, लो डेथ रेट होगा। उसका रीज़न, क्योंकि अब यहाँ ये डेवलपिंग होगी, मतलब ये जो अनडेवलप कंट्री थी इससे ऊपर उठ के आ गई, अनडेवलप कंट्री से ऊपर उठ के आ गई, इसलिए बन गई डेवलपिंग। डेवलपिंग मतलब उसका डेवलप हो रहा है, उस पर काम चल रहा है, इसके पास अच्छी एजुकेशन आ गई,
हेल्थ इसके पास अच्छा आ गया, मतलब एजुकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल पे आ गया, हेल्थ सेक्टर मॉडरेट लेवल पे आ गया, डिसीज़ का जो इलाज होने लगा है तो इसलिए डेथ रेट भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। खाना भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा, जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं आपका बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, बहुत सारी चीज़ें होने लगी, लोगों की जेब में पैसा आने लगा इलाज कराने के लिए, तो मतलब कहने का लो डेथ रेट हो गया, ठीक है। तो इसको हम कितने नंबर पर रखेंगे, पहले नंबर पर रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं डेवलप्ड कंट्री पर। डेवलप्ड कंट्री जो है जैसे लाइक यूएसए, डेवलपिंग लाइक इंडिया, ठीक है। यूएसए मतलब अभी पूरा डेवलप हो चुका है, यहाँ हाई एजुकेशन हो गई, अच्छा हेल्थ सेक्टर है, सब कुछ अच्छा हो गया है, ठीक है। अर्बनाइजेशन हो गया है, अर्बनाइजेशन हो गया है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग करने लगे लोग कि भाई एक बच्चा रखेंगे, दो बच्चे रखेंगे, बस दैट्स इनफ। सोशल सिक्योरिटी अच्छी है, ठीक है, बीमा वगैरह अच्छा है, सब अच्छा है। तो मतलब यहाँ क्या होगा, लोग जब जागरूक हो गए, उनको पता चल गया भाई हमारा एक हम हमारे दो हमारे मतलब हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक, मतलब वो वाला स्कीम जो चल रही है ना, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। अच्छी एजुकेशन होने लगी है, हेल्थ सेक्टर अच्छा होने लगा है, फूड अच्छा होने लगा है, इकोनॉमी अच्छी होने लगी, तो मतलब कहने का यहाँ क्या होगा, लो बर्थ रेट होगा, क्योंकि फैमिली प्लानिंग को इंपॉर्टेंस देने लगी, ठीक है। लोग जागरूक हुए तो लो डेथ रेट होगा, तीनों चीज़ होंगी। यहाँ क्या होगा, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहाँ ये देखा जाएगा। तो ये किस नंबर पर रखेंगे, 3 नंबर पर रखेंगे। इसमें बोला था ना कि भाई ट्रांजिशन बताओ, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है एक स्टेज से, एक ऐसा डेमोग्राफी जहाँ से कुछ नहीं था और वहाँ से वो डेवलपमेंट बनेगा, तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। तो सिंपल है, हमने देखा भाई पहले आएगा ये नंबर स्टेटमेंट, दूसरे नंबर की, फिर आएगी हमारी थर्ड नंबर की स्टेटमेंट, और फिर आएगी फर्स्ट नंबर की। तो 2 3 फर्स्ट, 2 3 फर्स्ट, 2 3 फर्स्ट, दिस इज आंसर, सी इज हमारा आंसर होगा। पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तो प्लीज़ अपना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं लॉजिकल बेस गैसिंग भी जब भी बताता हूँ, मतलब वो तभी काम आती है जब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अच्छा हो। अब मैं वो तो करूँगा नहीं, जय माता दी की लगा दिया ठीक, जय माता दी लगा दिया ठीक, वो वाला काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ब्लाइंड गैसिंग नहीं होती है, यहाँ पे इंटेलिजेंट गैसिंग होती है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का पेपर है और आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनने जाओगे, तो इतना तो डिमांड हम आपसे डिमांड कर ही सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर फॉलोइंग दी हुई है, बोला हुआ था एम्प्लॉयज ऑफ विच ऑफ द अबव कैन हैव सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ईएसआई की बात की हुई है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। अब आपको मान लो इसके बारे में कुछ पता नहीं कि यार हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन हमको बताया कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस की बात हो रही है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो अब वो बोले कि इस स्कीम में क्या क्या होगा। वो पहला स्टेटमेंट दिया, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़ पेपर एस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब यहाँ कहीं ना अब एक बार एम्प्लॉयज़ की बात की गई। अब एक बात बताइए, एक होटल है, एक क्या है, एक होटल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक होटल है, अब होटल में लोग काम कर रहे हैं, कोई वेटर है, भाई होटल से कोई वेटर है, कोई आपका मैनेजर है होटल में, ठीक है। एंड बोल सकते हो कि होटल मैनेजमेंट के कोर्स करके लोग अच्छे खासे आ रहे हैं, या एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, होटल कहते हैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो भाई किसी भी एम्प्लॉय को अपना इंश्योरेंस करवाने को तो राइट मिलता ही है, सिंपल सी बात है। कोई इसमें हाई कमान वाली या टॉप वाली बात तो है नहीं, है ना, कि मतलब ऐसी बात तो है नहीं कि यार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेकंडली बात, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, भाई एक बात बताओ, देखो सिंपल सी बात है, क्या बोला गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। मान लो ये हमारा एक स्टेट है यूपी, यहाँ पर एक होटल है, क्या है, यहाँ पर एक होटल है, इस होटल में लोग आते भी जाते भी हैं, ठीक है। यहाँ वर्कर भी काम कर रहे होते हैं, जो यहाँ के वर्कर है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, तो उनको राइट नहीं इंश्योरेंस करवाने का, तो उनको भी तो उनकी लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए ना। भाई कुछ भी हो सकता है ना, होटल एंड रेस्टोरेंट में मान लो बहुत सारा सामान होता है भाई, बहुत एसी होते हैं, फर्नीचर होता है, सब कुछ होता है, मतलब इंश्योरेंस इसलिए होना चाहिए कि भाई बाई चांस कुछ हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए, तो कम से कम जो वहाँ का मालिक है या जो वहाँ के वर्कर है उनको इंश्योरेंस की सिक्योरिटी मिले, कोई गलत तो नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमको राइट दिखता है। सेकेंडली बात, मान लो ये बस है, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बात की गई है, बस है मान लो, वो भी इसके अंदर ही आती है। बस में एक ड्राइवर है, कौन है, ड्राइवर, एक कंडक्टर है, ठीक है। भाई बेचारे रोज़ बस चलाते हैं, कहीं ना कहीं डर होता है कि भाई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि रोड पे निकल रहे, पता नहीं चलता भाई रोड पे तो कोई आ जा रहा है, से सलामत है या ना है, ठीक है। तो क्या इनको इंश्योरेंस का राइट नहीं है, जो ड्राइवर है आपके, ठीक है, या कंडक्टर है ना, भाई जो ड्राइवर है या कंडक्टर है उनको भी तो इंश्योरेंस चाहिए ना, तो वो भी इसके अंतर्गत आते ही होंगे इस पॉलिसी की। तो आपको आंसर, न्यूज़ पेपर एस्टेब्लिशमेंट, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जो रिपोर्टर हैं, बाहर जाते हैं, अपने काम करते हैं, ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या इनको ये भी तो एम्प्लॉय है ना। और ये न्यूज़ पेपर डेवलपमेंट मान लो कोई कंपनी किसी स्टेट के अंदर हुई, फिर क्या करोगे, लाइक क्योंकि स्टेट एम्प्लॉय क्या बोला गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बोला गया, ठीक है। अभी मान लो मोटर अंडरटेकिंग की बात करें, मान लो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बात करेंगे, तो वो भी इसमें शामिल आएगी। न्यूज़ पेपर डेवलपमेंट्स में ये भी बात है भाई, इसको चाहिए, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए मेडिकल। तो मतलब कहने का इसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं है, तो हाँ ये नॉर्मल है भाई। एम्प्लॉयज़ तो यहाँ भी काम कर रहे हैं ना, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी एम्प्लॉय काम करते हैं, न्यूज़ पेपर एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में, होटल्स एंड रेस्टोरेंट में। तो ये स्टेटमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सभी सही है, तो राइट ऑप्शन इज डी, ठीक है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी तो सबका राइट है भाई, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो, रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट बैंकर बैंक। देखिए जो आरबीआई है वो एक्ट्स एज ए बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों का बैंक है आरबीआई। तो विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, देखिए अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब बताइए, मैंने आपको फिर बोला है, मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, जिसके कॉन्सेप्ट कम है प्लीज़ मेरी प्ले लिस्ट
जाके देखिए इकोनॉमी की, मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ज़्यादा वीडियो नहीं है, 24 वीडियोज़ हैं, 1.5 की स्पीड से देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जिसने वो कॉन्सेप्ट या जिस बच्चे कॉन्सेप्ट कंप्लीट है उसने समझ गया है वो मेरी बात को। अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट, अरे भाई आप कहोगे यस सर, भाई कैश रिजर्व रेशो पढ़ते ही हो, कैश एनडीटीआर का कुछ परसेंट कैश रेशो में रखना होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक राइट हुई, क्योंकि वो बैंक भाई, एक बात बताइए सिंपल सी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बैंकर्स का बैंक का मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ, मान लो सिंपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए बैंकर्स का बैंक का, एक बात बताइए, आरबीआई है, मान लो बैंक है, बैंक को लोन चाहिए तो बैंक किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, आपको सर आरबीआई के पास, ठीक है। बैंक को कोई प्रॉब्लम होती है किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो उसका मतलब क्या है, सिंपल है भाई, बैंकों का बैंक कौन हुआ, आरबीआई। तो इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। चलिए, तो राइट स्टेटमेंट हो गई, द आरबीआई लैंड फंड ऑफ कमर्शियल बैंक इन द टाइम्स ऑफ नीड्स। हाँ, कमर्शियल बैंक को जब फंड्स की जरूरत होती है तो किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। जैसे याद है रेपो रेट, आरबीआई फंड देता है ना रेपो रेट पे, इतने इंटरेस्ट पर। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जिस भी बंदे को सीआरआर रेपो रेट एमएसएफ नहीं पता है, फिर बोल रहा हूँ, जाइए मेरी कॉन्सेप्ट मेरी प्लेलिस्ट खोलिए इकोनॉमी की, सब कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आई थर्ड स्टेटमेंट में जाते हैं, द आरबीआई एडवाइज द कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स। यस, ये करता है भाई, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी याद है, ये भूल गए, मॉनेटरी पॉलिसी कौन सबसे बड़ा रोल निभा रहा है उसमें, आरबीआई, हेड कौन है, आरबीआई का गवर्नर उसमें, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट राइट, तो तीनों स्टेटमेंट राइट हो गई, ये बताने के लिए कि भाई बैंकों का जो बैंक है, बैंकर्स का जो बैंक है वो कौन है, आरबीआई। तो 1 2 3 स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सॉरी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताइए, क्या है, बॉस कौन है इसका, आरबीआई, सिंपल बात। इस कमेटी में कितने मेंबर है, 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। हेड कौन है, आपको भी सारा आरबीआई गवर्नर, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी करती क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है बताइए, बताओ सर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, 4 + -2 ये तो चल रहा है ना, ठीक है, मे भी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेंस अराइज, कैपिटल गेंस की बात की गई है, बताओ कैपिटल गेंस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बताओ क्या होता है कैपिटल गेंस, बताओ मुझे, कमेंट करो, हमने पढ़ाया हुआ है अपने लेक्चर्स में, जाके देखिए। देखो कैपिटल जो गेंस है वो ऑलवेज रिलेटेड होता है, ऑलवेज रिलेटेड होता है किससे, ये रिलेटेड होता है एसेट से, ये रिलेटेड होता है एसेट से, ठीक है। मतलब ये है, कोई एसेट है, कोई एसेट है, ठीक है। एसेट में लाइक प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी, शॉप, गोल्ड, पेंटिंग, ये सब मान के चलो, ठीक है, कोई एसेट है। और टाइम के अकॉर्डिंग जैसे टाइम बढ़ा है ऐसे उसकी क्या होगी, वैल्यू भी बढ़ गई, तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैपिटल गेंस, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब आइए स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन देयर इज इंक्रीज द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, वो बोल रहा है कि कोई प्रोडक्ट है उसकी सेल्स में ग्रोथ हो गई, उसकी वैल्यू में ग्रोथ नहीं हुई, उसकी सेल्स में ग्रोथ हुई, तो ये तो एक बिजनेस एक्टिविटी हो गई ना, इसमें कैपिटल गेंस का तो कोई मतलब नहीं हुआ। और मैंने कैपिटल गेंस में क्या बताया, कोई एसेट है और टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी क्या हो, इंक्रीज हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेंस। बट यहाँ तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट की इंक्रीज की बात कर रहे हैं कि पहले 10 जूते बिकते थे, आज 12 जूते बिकने लगे, कोई पार्ले जी के बिस्कुट पहले 8 बिकता था, अब जो 12, अब इस टाइम पे 12 बिकने लगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो कैपिटल गेंस नहीं हुआ, ये तो बिजनेस प्रॉफिट की बात हो गई, सिंपल सी बात होती है। स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, पहला गलत, हमारे पास बचे 2 स्टेटमेंट, जिसके हल किसी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना वो 50-50 पर खेलेगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन देयर इज ए नेचुरल इंक्रीज, क्या नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओवर एसेट, ठीक है। कोई एसेट है उसको नेचुरल रूप से वैल्यूज की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज, क्या हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और हो रही है नेचुरली। तो हाँ ये स्टेटमेंट राइट है क्योंकि कैपिटल गेन को दिखा रहा है, ठीक है। 2 भी राइट हो गया भाई, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। थर्ड बात है, व्हेन यू परचेज ए पेंटिंग एंड देयर इज ग्रोथ इट वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इज पॉपुलैरिटी, मतलब हमने एक पेंटिंग ली थी, वो पॉपुलैरिटी के चक्कर में उसकी वैल्यू भी क्या हो गई है, ग्रोथ होने लगी उसकी वैल्यू में। वो पेंटिंग इतनी पॉपुलर होती जा रही है कि जहाँ वो 10,000 की थी आज वो 20 लाख की हो गई, या 20,000 की हो गई, 30,000 की हो गई, तो वैल्यू क्या रही है, गेन हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉपुलरिटी के चलते वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब कैपिटल गेन्स हो रहा है, ठीक है। तो ये भी राइट है, तो स्टेटमेंट बी एंड 2, मतलब 2 एंड 3, मतलब ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ जो बच्चे को मेरे लेक्चर पसंद है प्लीज़ ऐसे गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिलेट इन इंक्रीज इन मेंटी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी, वेट, अरे यार ये मेंटी नहीं मनी है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ 1 मिनट में।
ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, एक बार बताइए। ऑप्शन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिलेट इन द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई इकोनॉमी में कैसे हुई? ठीक है, वो बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट दी गई है, 4 स्टेटमेंट दी गई है, हमको ये बताइए कि इन स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट ये काम कर रही है कि जिससे मनी सप्लाई हो रहा है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, पहला, परचेज गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। सिंपल सी बात है भाई, एक बात बताइए क्या लग रहा है इस स्टेटमेंट में। अब एक बात बताओ, ये आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है, ये हमारे लोग हैं, पीपल्स, इनके पास क्या है, इनके पास सिक्योरिटीज़ है, क्या है इनके पास सिक्योरिटीज़ है। आरबीआई ने इनको खरीद लिया, आरबीआई ने क्या कर लिया, खरीद लिया। आरबीआई ने फ्री में तो खरीदा नहीं, आरबीआई तो पैसे देगा, तो आरबीआई ने इनको क्या दिया, रुपया दिया, इनकी जेब में पैसा आ गया, तो क्या हो गया, मनी सप्लाई बढ़ी है कम हुई है। तो लोगों की जेब में पैसा ना क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ना, लिक्विडिटी कब बढ़ती है, मनी सप्लाई होती है, क्यों, तो मतलब कहने का क्या हुआ ये, तो ये हुआ राइट स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, आइए। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, डिपॉजिट करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक। ठीक है, डिपॉजिट करेंसी। अब एक बात बताओ भाई, अभी तो लोगों की जेब में पैसा आया था, मैंने बताया लोगों की जेब में पैसा आया था, ठीक है, अब ये पैसा यदि ये अदर बैंक में जमा कर देंगे, अदर बैंक में जमा कर देंगे तो लोग, मार्केट में पैसा तो नहीं रहेगा ना, लोगों की जेब में पैसा नहीं रहा, ना लोग सामान खरीद सकते ना कुछ, क्योंकि उन्होंने पैसा जमा कर दिया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये मनी सप्लाई को बढ़ावा दे रहा है? नहीं, क्योंकि हमारा जो मनी होता है एक जगह स्टॉक होकर रह गया, बैंक में जमा कर दिया, तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट गलत। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट हमारी ठीक है, फर्स्ट हमारी ठीक है। अभी देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है और फोर्थ क्या बोलता है। थर्ड बोल रहा है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, द्वारा खरीदा गया कोई चीज़ है, सेंट्रल बैंक ने खरीदा है, तो क्या होगा। अब कोई चीज़ सेंट्रल बैंक ने खरीदी है तो सेंट्रल बैंक क्या देगी, उसका पैसा देगी नहीं देगी, ये बताइए। यस, कैश देगी, सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट क्या हुई, राइट। ठीक है, बेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू हेल्प पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, जस्ट वेट, क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ना स्टेटमेंट गलत लगी, 1 मिनट होल्ड करो, मैं इसको थोड़ा देखता हूँ। अरे ये क्या, हाँ जी आइए, अब स्टेटमेंट अब सही हो गया। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, हम दोबारा से एक बार इसको समझ लेते हैं। मनी सप्लाई की बात की, किन किन स्टेटमेंट ये बता रही है कि मनी सप्लाई हो जाएगी हमारी मार्केट में। बस सिंपल सी बात है, बैंक देखो, परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई बैंक से, आरबीआई जो लोगों से सिक्योरिटी खरीदेगा तो उनको क्या देगा, कैश देगा नहीं देगा, तो मनी सप्लाई होगी नहीं होगी, यस होगी। डिपॉजिट करेंसी कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक। अब मान लो इन लोगों के पास पैसा आया अपनी सिक्योरिटीज बेचने के बाद, अभी पैसा बैंक में रख देंगे, मान लो एसबीआई बैंक में रख दिया, तो ये क्या हो गया, तो लोग हो गया ना, तो मार्केट में पैसा रहा नहीं, तो मनी सप्लाई रही नहीं, तो ये भी ये स्टेटमेंट होगी गलत। ठीक है, पहली राइट है, दूसरी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक। यदि गवर्नमेंट जो है, इंडिया गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, गवर्नमेंट नई स्कीम्स, नए इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगी, लोगों को पैसा देगी सब्सिडी वगैरह में, तो लोगों के पास कैसा है, क्या आएगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, एक बात बताइए। अब देखिए गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, ये आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ने उधार दिया किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने मान लो एक्सपेंडिचर कर दिया किसमें, कुछ इंडस्ट्रीज़ में, कुछ कैपिटल्स में कर दी। ठीक है, एक इंडस्ट्री लगा दी गवर्नमेंट ने, इस इंडस्ट्री में कौन है, एम्प्लॉय है, उनकी जेब में क्या क्या आएगा, कैश आएगा नहीं आएगा, ये बताइए। या गवर्नमेंट ने जो उधार लिया उसको कुछ परसेंट लगा दिया सब्सिडी में, क्या कर दिया, सब्सिडी में, किसमें, फर्टिलाइजेशन सब्सिडी में। जब फर्टिलाइजेशन पे पहले किसान अपने 10 रुपये दे रहा था, अब वो सब्सिडी में, सब्सिडी के थ्रू 5 रुपये देता है, उसके 5 रुपये बच जाते हैं, सेविंग हो जाती है, क्या हो जाती है, सेविंग्स हो जाती है 5 रुपीज़ की। अब वो 5 रुपीज़ को कहीं और इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं करेगा, यस, तो ये क्या हो, ये अलाउ कर रही है। ठीक है, ये ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उनको कौन क्या सेल कर रहा है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, ये भी सही है, बट यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है, मतलब कहीं भी 1 3 एंड 4 नहीं दे रखा है, कहीं भी 1 3 एंड 4 नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमें किसके साथ जाना होगा, 1 और 3 के साथ जाना होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट, मैंने अभी देखा है ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, एक बात बताइए, इसने बोला सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अब एक बात बताइए, हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, क्या है, आरबीआई है। एक बात बताइए, हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है, ये हमारी पब्लिक है, कौन है, पब्लिक है। जब तो पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली थी आरबीआई ने, तो दिया था कैश। अब आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई दे रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह, और लोगों से ले रहा है कैश, तो क्या मनी सप्लाई हुई, आपको भी नहीं सर, क्योंकि हमारा कैश कहाँ जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है, तो ये मनी सप्लाई को बढ़ावा नहीं देता, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज राइट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। एफडीआई के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी, एफडीआई। और मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ आप सबको एफडीआई एंड एफपीआई पता होगा। नहीं पता है फिर मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ चाहिए प्ले लिस्ट खोलिए विशु बर्मन सर की, वो आपको मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है इकोनॉमी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि वहाँ आपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एफडीआई की बात कर रहा है। मैं आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट बताऊँ थोड़ा सा, या सवाल करवाया जाए। चलिए मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ना, 1 मिनट पेज ऐड कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि देखिए जो एफडीआई है, जो हमारा एफडीआई है, उसके की पॉइंट्स देखिए
की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। देखो पहला एफडीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी बाहरी कंपनी द्वारा। मान लो हमारा ये यूएसए है और ये हमारा इंडिया है। यूएसए यदि इंडिया में कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एफडीआई होगा और इस इन्वेस्टमेंट में क्या चाहिए 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा की फैक्टर क्या होता है हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल, समझ रहे हो मेरी बात। थर्ड मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे, जैसे आप जानते हो अमेजोन है, ठीक है, जो अमेजोन है, अमेजोन का इंडिया में वेयर हाउस है। इंडिया में क्या है वेयर हाउस, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है अमेजोन कर रहा है। अमेजोन जो यूएसए की कंपनी है वो कर रही है वेयर हाउस को कंट्रोल इंडिया में रहेगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल भी कौन कर रहा है वही कंपनी कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। और थर्ड नंबर पर जो फैक्टर होता है वो होता है कि फैक्ट्री में कंपनी में इनका क्या होता है इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। एक तो मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो, फैक्ट्री कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसा, जैसे सुजुकी है जापान की कंपनी है, जो मारुति है वो इंडिया की कंपनी है, ठीक है। तो अब आपने एक चीज़ देखी होगी, पहले आती थी सुजुकी मारुति, पहले ऐसे उनका वो होता था सिंबल, है ना। तो सुजुकी ने इन्वेस्टमेंट करा था किसमें मारुति में, मेजोरिटी में, किसमें मेजोरिटी से ऊपर, मतलब 10% से ज़्यादा एफडीआई का इन्वेस्टमेंट करा था सुजुकी ने मारुति में, ठीक है। ये हो गया, मेरी बात समझ गए आप, ठीक। मेजोरिटी इक्विटी होल्डिंग कितनी होती है, ध्यान रखना 10% से ज़्यादा, किसमें एफडीआई में, और जो इससे कम होती है वो होती है एफपीआई कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ने, अब आइए एफडीआई की बात है, एफडीआई को देखते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की गई, सब्सिडाइज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, बताओ ये सही होगा या गलत होगा, बताइए। सेकंड स्टेटमेंट, मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडिया, ठीक है, इंडिया कंपनीज है ये कंपनीज, ठीक है, मतलब मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग होनी चाहिए इंडिया कंपनीज में, लाइक जैसे मैंने अभी आपको मारुति और सुजुकी का एग्जांपल समझाया था, तो स्टेटमेंट राइट। कंपनीज एक्सक्लूसिव फाइनेंस बेस्ड बाय फॉरेन कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस, सबसे ज़्यादा फाइनेंस होगा वो फॉरेन कंपनी का होगा कंपनीज में, ये राइट, ठीक है। कंपनी एक्सक्लूसिव फाइनेंस कौन कर रहा है, फॉरेन कंपनीज करती है, राइट। प्रोटोफोलियो इन्वेस्टमेंट, दिस इज रॉन्ग, प्रोटोफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी क्यों। तुम्हारी दो स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी भी सब्सिडीज भी ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, यस राइट, समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट राइट क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल बाय कौन कर रहा है, इसको फॉरेन कंपनी कर रही है, तो वो क्या होगी आपकी एफडीआई होगी, ठीक है। सेकेंडली में हमको ओनरशिप भी मिल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में ओनरशिप भी देखिए, ओनरशिप के साथ साथ हमने क्या देखा कंट्रोल भी देखा, ओनरशिप कंट्रोल जब होता है तो वो क्या कहलाता है एफडीआई कहलाता है, ठीक है। कंपनी एक्चुअल फाइनेंशियल फॉरेन कंपनीज देखी हमने, ठीक है। कंप्लीट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है इसमें कि भाई कंप्लीट इसमें इस कंपनी में मान लो इंडिया में कंपनी है उसमें जो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बाहर की कंपनी कर रही है, तो एफडीआई है, ठीक। चलिए तो हमने देखा डी इज राइट आंसर, डी क्या है राइट आंसर है एफडीआई का, ठीक है। आइए यदि आपको एफपीआई के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और एक चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, एक बात का ध्यान रखना, स्टेटमेंट जो मैंने बताया आपको बताया नहीं है ना, ये बता देता हूँ। देखो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यार थोड़ा सा ना टाइपिंग मिस्टेक एरर आ रही है, इन्वेस्टमेंट, ठीक, इस बात का ध्यान रखना। जो स्टेटमेंट नंबर है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये राइट नहीं है, बिकॉज यहाँ सिर्फ ओनली फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ना कि ओनरशिप की बात नहीं हो रही, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और ना ही मैनेजमेंट कंट्रोल की, क्योंकि ओनरशिप नहीं होगी तो मैनेजमेंट कंट्रोल भी नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये राइट हो, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना सिर्फ बात होती है ओनली फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की, ना कि ओनर की, ना ही मैनेजमेंट कंट्रोल की, ठीक है। चलिए आपको मैं कुछ लिखवा दूँ जरा, कहो तो, देखिए मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना। देखो आप उससे ना थोड़ा समझ जाओगे, मैं आपको ना चार्ट बनवा रहा हूँ, एक डायग्राम, ध्यान रखें। देखिए आपका एफडीआई एंड एफपीआई, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए ये नेचर में कैसा है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये कैसा है, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। क्या ये कंट्रोल होता है इसमें, बताइए, क्या ओनरशिप या कंट्रोल होगी आपको, यस, इसमें नहीं है, ठीक है। टाइम, ये लॉन्ग टर्म और ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ अमेजोन है, उसने अपना वेयर हाउस बना रखा है, इधर एफडीआई कर रखा है, ठीक है। तो समझ रहे हो मेरी बात, वो कितने टाइम से, लॉन्ग टाइम हो गया उसको, तो वो कैसा है लॉन्ग टर्म टाइम इन्वेस्टमेंट होता है उसका, ठीक है। दूसरी बात स्टेबिलिटी होती है, यस स्टेबल है ये, ठीक है। वोलेटाइल है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये जो होता है आपका, इसका रिस्क जो है, रिस्क एफडीआई में कम होता है, और जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हाई होता है, और एफडीआई 10% से अधिक का होता है, एंड ये 10% से कम का होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। किसी कंपनी ने यदि किसी अदर कंपनी में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है इंडिया में, मान लो भारत, ये एक कंपनी है, बी कंपनी है, ये इंडिया की है, ये यूएसए की है, एक कंपनी ने बी कंपनी में 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो हो गया एफडीआई, इससे कम करेगा तो एफपीआई कहलाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं अब, ठीक है। देखिए, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड बाय द, भाई जो प्राइस है करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड कौन कर रहा है, बताइए। क्या वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है? आपको कि नहीं सर, वर्ल्ड बैंक तो कभी नहीं करता। मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक भी मैंने आपको पढ़ाया है, और आपको मैंने IMF भी पढ़ाया है, इंटरनेशनल मनी फंड भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो लास्ट वीडियो में कवर करवाया, जाके देखिए पूरी डिटेल में, ठीक है। देखो, वर्ल्ड बैंक तो नहीं करता है, ये डेवलप करने में हेल्प करता है, बट इंटरनेशनल मार्केट जो प्राइस करेंसी है उसको लेवल, उसके लेवल को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड लेवल, डिमांड फॉर गुड्स सर्विस प्रोवाइड बाय द कंट्री, यस, ये बात है भाई। देखो, अब एक आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग जरा देखिए, ये सेकंड स्टेटमेंट की बात कीजिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट मुझे अब एक बात बताइए कि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लग रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट मान लो, लाइक मैं बोलता हूँ बाजरा का मान लो, ठीक है, या आप किसी चीज़ का भी मान लो, कपड़ों का मान लो, एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट क्यों ज़्यादा हुआ है? क्योंकि आपके सामान की डिमांड ज़्यादा होने लगी, सिंपल सी बात है, बाहर लोग खरीदने लगे, हो गया। तो आपकी क्या होगी? आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बताओ। इनफ्लो होगा ना, फॉरेन करेंसी का, जो हमारी फॉरेन करेंसी है उसका क्या होगा? इनफ्लो होगा, वो हमारे देश में आएगी अच्छे लेवल पे, ठीक है। जब इनफ्लो होगा तो हमारी डोमेस्टिक जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, समझिए मेरी बात। तो हाँ, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड द कंट्री कंसर्न, ठीक है, ये राइट है। पहला स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट गलत, 50-50 बचे, टू राइट। यहाँ टू है नहीं, तो मतलब कहने का हमारा आंसर राइट क्या होगा? बी, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे भी स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, यदि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है तो वो हेल्प करेगी हमारे करेंसी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। अब चलिए इसका भी देखते हैं। एक बात बताइए, ये हमारा देश है, हमारे देश में गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हर चीज़ के लिए। तो जब हमारे यहाँ सब चीज़ अच्छी हैं, अच्छे लेवल पर है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ को लेके, ठीक है, तो जो भारत की जो अदर कंट्री हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी? आपको भी यस सर करेंगी। लेकिन यही गवर्नमेंट जो एक्स है, अब वो वाई आ जाए, मतलब पहली वाली हट जाए, ये आ जाए वाई वाली, और ये सारे काम खराब करते हैं। ये क्या करते हैं? सारे के सारे काम यदि खराब कर देती है ये कंट्री, तो क्या होगा? इन लोगों को जो बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब तक इनका ट्रस्ट ब्रेक होगा। जब ट्रस्ट ब्रेक होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है, लोग, क्योंकि इनके यहाँ तो क्या हो रहा है भाई, प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि एक सरकार बदल गई, लो क्वालिटी का माल दे रहे हैं, तो एक्सपोर्ट क्यों होगा? वो एक्सपोर्ट होने का नहीं, क्योंकि बाहर उसका डिमांड ही नहीं आ रहा है भाई। आप कपड़ा अच्छी, जब आपकी एक्स गवर्नमेंट थी तो आपका कपड़ा बहुत अच्छा था, रेशम का, हर चीज़ का, और डिमांड थी मार्केट में। लेकिन जैसे वाई गवर्नमेंट आई, उसने थोड़ा सा कपड़ों में मिलावटी करी, नायलॉन मतलब जो है रेशे मिलाए, कपड़े की मिलावटी को बेचा, बाहर लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोगों ने क्या करा? लोगों ने कहा यार बेकार है, सिंपल सी बात है। तो मतलब कहने का कि हाँ, ये कहीं ना फैक्टर है। यदि एक्स गवर्नमेंट बनी रहती, तो ये जो बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं हमारे सामानों की, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी का सामान बन रहा था एक्स गवर्नमेंट के अंडर में, तो लोगों का विश्वास अच्छा हो रहा था। तो हाँ, ये फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, ठीक है। चलें, ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और देखते हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। भाई इकोनॉमिक पोटेंशियल होगी तो कंट्री अच्छी होगी, सिंपल सी बात है ना। फोर्थ स्टेटमेंट को आप देखिए, ऐसे समझिए, मैं फोर्थ स्टेटमेंट आपको लोग समझा रहा हूँ यहाँ पे, एक कहाँ है, ये वाली ना, ये वाली मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या बोला? इकोनॉमिक पोटेंशियल। देखो, इकोनॉमिक पोटेंशियल कैसा है? जब आपका जीडीपी अच्छा होगा, आपके यहाँ रिफॉर्म्स हो रहे होंगे, अच्छे सुधार हो रहे होंगे, ठीक है, हर चीज़ को लेकर हो रहे हैं, तो आप क्या होगा, आपकी लॉन्ग टर्म करेंसी जो है वो मजबूत होगी, क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी, वो मजबूत होगी। ये भी राइट है, स्टेटमेंट नंबर फोर्थ भी राइट है, बट कहीं भी 2, 3, 4 स्टेटमेंट नंबर नहीं दी गई, तो इसलिए हम किसको राइट मान रहे हैं? हम मान रहे हैं बी और 3 को, ठीक है। चलिए आइए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको देखते हैं। बोला गया है द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम का बेसिक क्या है? लीड बैंक स्कीम आपको पता है? यदि नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले ये देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन ऑफिस इन ईच डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो बिग बैंक है, बड़ा बैंक है, तो उसको ट्राई करना चाहिए कि हर ऑफिस इसमें अपना ऑफिस हो हर डिस्ट्रिक्ट्स में। भाई वो लीड बैंक करने की बात करें, लीड बैंक की, जो लीड करेगा सभी बैंकों को। यहाँ तो कुछ स्टेटमेंट में ऐसा दिख नहीं रहा, ठीक है, ये गलत हो गया। अब सेकेंड, देयर शुड बी स्टिफ कंपटीशन अमॉन्ग द वेरियस नेशनलाइज बैंक। बताओ भाई ये ठीक है या नहीं? सेकंड स्टेटमेंट, इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट। ये सही है, क्योंकि इसमें क्या बोला? इंडिविजुअल बैंक शुड करना चाहिए अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ डेवलपमेंट की बात हुई है, यहाँ पे बिग बैंक जैसे एक एक्सट्रीम टर्म की बात नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल बैंक शुड मेक इंटेंसिव एफर्ट्स टू मोबिलाइज डिपॉजिट्स की बात की गई है, ठीक है। देखिए ये स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं पहले लीड बैंक के बारे में। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो लीड बैंक है स्कीम है ना, ये 1999 में भी 1999 या 1998 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। थोड़ा रिमेंबर करता हूँ, 1969 में स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखना। इसको RBI ने स्टार्ट करा था, पहली बात। दूसरी बात, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन हुई थी? आपको सर नरसिम्हा,
नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन लीड बैंक, ध्यान रखना। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास एक लीड बैंक होना चाहिए। सपोज दैट, मैं जैसे आपको कहाँ समझाऊँ, मैं ये यहाँ समझा देता हूँ। अब मुझे वो बताइए, हमारा एक शहर, क्या ये एक हमारी एक सिटी है, इसमें बहुत सारे बैंक है, HDFC, SBI, PNB, यूनियन बैंक, ये कैनरा बैंक, ये सब बैंक है। ठीक है, तो RBI क्या करता है, जो RBI है वो इनमें से किसी एक को मान के चलो SBI को क्या बना दिया, लीड बैंक बना दिया। क्या बना दिया? लीड बैंक बना दिया। ठीक है, और ये जो बचे हुए बैंक है, जो बाकी बचे हुए बैंक है, जैसे PNB, CICI, यूनियन बैंक, HDFC, वो क्या होगा, इसके मेंबर्स हो गए। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा, इस लीड बैंक का काम क्या होगा, जो SBI को RBI ने लीड बैंक बनाया है, इसका काम क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैंकिंग डेवलपमेंट को देखना, बैंकिंग डेवलपमेंट को देखना, उसको बढ़ाना, पहली बात। दूसरा, फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है, क्या है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, क्या यहाँ लिख देता हूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, मतलब रूरल बैकवर्ड एरिया तक लोगों को बैंकिंग हैबिट देना। ठीक है, इसका ध्यान रखेगा ये लीड बैंक, ध्यान रखना। क्रेडिट प्लानिंग, ये देखेगा लोन जा रहा है भाई, लोन लोगों तक हो रहा है या नहीं, लोगों को एग्रीकल्चर लोन, MSME लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो सब देखता है कौन, हमारा लीड बैंक। ठीक है, शहर में एक लीड बैंक होता है, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, उसको हर इसको अनाउंस करता है कि ये लीड बैंक है, और बाकी अन्य बैंक जो शहर में है उसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। और लीड बैंक की मैंने आपको काम बता दिया कि बैंक डेवलपमेंट पर ध्यान देगा। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ध्यान देगा, लोन पर ध्यान देगा, लोन डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देगा, ये सब पर ध्यान देता है लीड बैंक। ठीक है, और लीड बैंक 1969 में स्टेब्लिश हुआ था, मतलब ये आया था जो स्कीम आई थी, और नरसिम्हा जो कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पे इसको अपनाया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन लीड बैंक, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ऑप्शन मैंने सी इसका राइट आंसर बता दिया आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में 2013 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और आप लोगों को प्लीज़ मेरा कंटेंट समझ आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।